तो पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को बॉयकॉट कर रहा है। बॉयकॉट तो बॉयकॉट, आपके नेता किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो बलात्कार कर दिया गया है मैंडेट का। कि शिवानंद तिवारी, जब आप चुनाव प्रचार में थे, जब चुनाव चल रहा था, तब आपने राहुल गांधी को क्यों नहीं चेताया? तो वल्नरेबल जो ब्लॉक है, टूटने वाला ब्लॉक जिसको आप कहते हैं, वो कांग्रेस का ब्लॉक है। 20-21 MLA जीत कर आए हैं। कोई भी व्यक्ति वो कांग्रेस के एक खेमे में सेंध लगाकर 8-10 आदमी को तोड़ सकता है। तो सिंहासन पर भले नीतीश कुमार बैठे हो, पर प्रशासन पर बीजेपी का जलवा दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव की 2-2.5 महीने लंबी चली कवरेज अब पटाक्षेप होने आ गई है, या फिर ऐसा कहिए कि बिहार में एक नई लड़ाई की शुरुआत आज से हो रही है। जी हाँ, राजनीति का छात्र होने के नाते मैं ये बता सकता हूँ कि नई सरकार नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर बना तो रहे हैं और शायद चला भी लें, लेकिन ये कार्यकाल बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के लिए मुसीबत भरा साबित हो सकता है। कैसे, इस पर मैं आगे बात करूंगा। सत्तारूढ़ गठबंधन पे जाऊं उसके पहले विपक्षी गठबंधन जो है उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। शिवानंद तिवारी आरजेडी के नेता हैं, बड़े नेता हैं। हालांकि वो कई पार्टियों का के घाट का पानी पी चुके हैं, कभी जेडीयू में, कभी आरजेडी में। उनका ये इल्ज़ाम है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बगैर मन लगाए बिहार में कैंपेन किया, सिर्फ 3 दिन कैंपेन किया, उस वजह से कांग्रेस की हालत ख़राब हुई और उसी वजह से आरजेडी का जो गठबंधन रहा, महागठबंधन, उसको इतनी बड़ी जीत जो मिल सकती थी वो नहीं मिल पाई, क्योंकि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में परफॉर्म नहीं कर पाई। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है, आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि शिवानंद तिवारी, जब आप चुनाव प्रचार में थे, जब चुनाव चल रहा था, तब आपने राहुल गांधी को क्यों नहीं चेताया कि आपकी पार्टी के लिए आपको ज़्यादा सभाएं करनी चाहिए? आप महज 3 दिन का वक्त क्यों निकाल रहे हैं? आज जब आप चुनाव हार गए हैं तो राहुल गांधी के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। और अगर राहुल गांधी इतने ही फ्लॉप नेता थे और राहुल गांधी अगर इतने ही कैजुअल नेता हैं, आपकी भाषा में बात करूं कि वो पिकनिक पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर आपकी पार्टी ने उनके साथ गठबंधन क्यों किया? गठबंधन किया तो क्या 70 सीटें क्यों छोड़ दी 243 में से? तो शिवानंद तिवारी अपनी टोपी, अपनी नाकामी की टोपी आप राहुल गांधी के सर पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी के साथ जो भी डील थी आरजेडी की, वो राहुल गांधी ने पूरी की या नहीं की, उसके लिए 2 महीने कैंपेन चला। उसी दौरान आपको कोर्स करेक्शन करना चाहिए था, जैसे आरजेडी और जैसे जेडीयू और बीजेपी ने किया। पहला राउंड चुनाव हार गए, फर्स्ट फेज का तमाम आंकड़े दिखा रहे, लेकिन सेकंड और थर्ड फेज में उन्होंने अपनी रणनीति बदली और एग्रेसिव होकर कैंपेन किया और दोनों जगह पर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को मात दे दी। तो ये काम तो आप लोग भी कर सकते थे ना, क्यों नहीं राहुल गांधी को चेताया गया? आज की तारीख में राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ देना आरजेडी के लिए बहुत आसान है। राहुल गांधी अगर नाकाबिल नेता हैं तो ये कांग्रेस पार्टी का सरदर्द है और इस पर कांग्रेस पार्टी को मंथन करना भी चाहिए, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे नेता भी उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि लीडरशिप जो है वो सुस्त पड़ी हुई है, कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं, चीज़ें टाल दी जा रही हैं। कपिल सिब्बल का बयान, उसके पहले आपको याद होगा बिहार चुनाव के पहले जब संसद का सत्र खत्म हुआ था पिछला मानसून का, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान ऐसे ही आया था। ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है और इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी को जितनी सीटें दी गई अलायंस में, उस हिसाब से उसका स्ट्राइक रेट सबसे ख़राब रहा और ये राहुल गांधी के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। ये कांग्रेस लीडरशिप के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। मैं वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक ऐसा कैंपेन, एक ऐसा मोमेंटम खो दिया जिसकी वजह से आने वाले वक्त में आप बंगाल में इनरोड्स बना सकते थे। वो बंगाल जो कांग्रेस का राज हुआ करता था, वो बंगाल जहां बीजेपी अपनी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से बिहार की जो पश्चिम बंगाल से लगी हुई सीमा की ज़िले हैं, बीजेपी ने और जेडीयू ने वह अच्छा परफॉर्म किया है। उन ज़िलों का असर अगर पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों को हो गया तो मान के चलिए कांग्रेस का और बुरी गत होने वाली है। तो ये वक्त राहुल गांधी के लिए
वाकई में परेशानी का वक्त लेकर आया है। और राहुल गांधी अगर अभी नहीं सीखेंगे तो उन पर इस तरह के इल्ज़ाम, अभी तो शिवानंद तिवारी लगा रहे, कल कोई और लगाएगा, परसों कोई और लगाएगा। और इन सब के लिए राहुल गांधी को अपने जो कोर टीम है उसके पास उसका सिलेक्शन, उसका जॉब प्रोफाइल कह लीजिए, उसका वर्क अलॉटमेंट कह लीजिए, ये दुरुस्त करना होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई गैर बिहारी नेता बिहार जाकर बैठ जाए और वो बिहार के चुनाव का प्रचार संभाल ले, बिहार के चुनाव की कैंपेन संभाले। बिहार में चुनाव लड़ना बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं ना, बारीकियों से लड़ने वाला चुनाव है। वहाँ पे जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा जाता है। चुनाव पूरा प्रबंधन का खेल है कि किस तरीके से दूसरी जाति के वोटर हासिल किए जा सकते हैं, कैसे दूसरी जाति के कैंडिडेट को खड़ा करके अपने कैंडिडेट के वोट बढ़ाए जा सकते हैं। ये तमाम प्रबंधन जब तक राहुल गांधी और उनकी कोर टीम नहीं करेगी, बाहरी लोगों को स्थानीय लोगों पर थोपती रहेगी, तो ये फेलियर की बात उनके सर पर लगती रहेगी। और इसके बाद राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी तक दोबारा पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव अगर हारेंगे तो अध्यक्ष पद की कुर्सी तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको बहुत से कड़े सवालों के जवाब आपको मीडिया को देने होंगे। अब अगला चैलेंज जो है राहुल गांधी के लिए वो सबसे बड़ा है कि उनकी पार्टी में सेंधमारी बिहार में ना हो। सबसे वल्नरेबल जो ब्लॉक है, टूटने वाला ब्लॉक जिसको आप कहते हैं, वो कांग्रेस का ब्लॉक है। 20-21 MLA जीत कर आए हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, वो कांग्रेस के खेमे में सेंध लगाकर 8-10 आदमी को तोड़ सकता है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है उसके लिए। तो क्या कांग्रेस का घर इतना मजबूत है कि राहुल गांधी के पास वो फेविकोल है, वो सीमेंट है, जिसके ज़रिए वो 20 के 20 आदमी को जोड़ के रख सके? है तो कैसा है तो कब तक इस बात का भरोसा मिल सकता है कि ये लोग टूट कर नहीं जाएंगे? इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि सबसे पहली सेंध अगर कहीं लगेगी तो वो कांग्रेस के घर में लग सकती है। और चांसेस है कि सत्तारूढ़ गठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, वो कांग्रेस में सेंधमारी कर सकती है। तो ये तो बात हो गई विपक्ष की। तेजस्वी यादव के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगा, भाई जनता का मैंडेट है। आप चुनाव नहीं जीत पाए, आपने भरपूर मेहनत की, आपकी चुनावी कैंपेन की बहुत लोगों ने तारीफ की, आपके विरोधियों ने तारीफ की, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता ने तारीफ की कि आपने अच्छा चुनाव लड़ा। ऐसे में आज जब शपथ ग्रहण का वक्त है तो पूरा विपक्ष मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण को, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण को बॉयकॉट कर रहा है। बॉयकॉट तो बॉयकॉट, आपके नेता किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं। जगदानंद सिंह ने क्या कहा कि ये तो डकैती है मैंडेट की। उन्होंने कहा कि ये तो बलात्कार कर दिया गया है मैंडेट का। इस तरह के शब्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, यह जनादेश के साथ डकैती से भी आगे मैं कह सकता हूँ, बलात्कार करके ये सरकार बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब जनता ने चुनाव देखा, जब जनता का चुनाव हुआ, जब सबके सामने सीटें हैं, अगर 1% में मान भी लूँ कि बीजेपी ने चीटिंग की, बीजेपी और जेडीयू ने हड़प लिया आपकी सीटें, तो भाई वो 110 तक क्यों आपको ले आए? वो पूरी हड़प लेते, वो आपको 50-60 पे रोक देते, वो पूरी की पूरी जीत लेते, आराम से 200 सीटें जीत लेते। ये तो बड़ा बेतुका सा तर्क है कि भाई उन्होंने डकैती डाल दी, उन्होंने बलात्कार कर दिया मैंडेट का। आपको लगा कि ये चुनाव आप हार गए हैं, आपने इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी, आप कोर्ट जा सकते हैं, आप जाइए कंप्लेन करिए। पर जब एक समारोह हो रहा है जिसमें आपको जाना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि चुनाव आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जब आप आमने सामने आएंगे तो आप एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहेंगे। लेकिन नहीं, आप तो कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे। न सिर्फ आप तेजस्वी पहुंचे, बल्कि कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया और CPI ML ने बॉयकॉट कर दिया। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बचकाना रवैया था। चुनाव तक की सियासी जंग जायज़ थी, लेकिन एक बार जब सरकार बन रही है तो विपक्ष के नाते आपका दायित्व बनता है कि सरकार के समारोह में जाएं और आने वाले वक्त पे जब सरकार कामकाज शुरू करेगी, विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तो सरकार के कामकाज को पर निगरानी रखें विपक्ष होने के नाते। ये नहीं कि पटना में समारोह चल रहा है और आप दिल्ली आके बैठ जाएं। ये बहिष्कार की बात, बॉयकॉट की बात बहुत ही बेमानी सी है, बहुत ही गलत सी है, और ये आपकी वही स्थिति दिखाती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तीसरी चीज़ जिससे मैंने बात की शुरुआत की, बीजेपी और जेडीयू के संबंध। मुझे ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर नीतीश कुमार जो है, इस बार उनकी सीटें करीब 25 से 30 सीटें बीती विधानसभा से कम हो गई हैं, और इन परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री
बनकर सरकार चलाना, बीजेपी जो कि बड़ी पार्टी है, जिसकी सीटें बढ़ गई हैं, जो अपने मंत्री ज़्यादा बनवा रही है, जो 2-2 डिप्टी सीएम दे रही है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार पर लगाम रखना चाहेगी। तो सिंहासन पर भले नीतीश कुमार बैठे हो, पर प्रशासन पर बीजेपी का जलवा दिखेगा। और बीजेपी ने जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी को इस सरकार से दूर कर दिया, वो ये साफ संकेत दे रहा है कि बीजेपी विस्तारवादी बातें कर रही है, बीजेपी एक्सपेंशनिस्ट की बात कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी को अपना वर्चस्व बढ़ाने का, अपना दायरा बढ़ाने का बहुत ज़्यादा उसके मन में इच्छा रहती है। हमने ये देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, शिवसेना को नाराज़ कर बीजेपी अकेले लड़ रही है और अपना दायरा बढ़ा रही है। पंजाब में गठबंधन टूट चुका अकालियों के साथ, वहाँ भी बीजेपी अकेले लड़ने का मन बना रही है। इसी तरीके से बिहार में भी बीजेपी जो अपना सबसे पुराना घटक साथी है जेडीयू का, नीतीश कुमार का, उसको सिमेट दिया है और अपने आप को बढ़ाना चाहती है। और ये आरोप है, ये कैसा कहा जाता है, दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेता बताते हैं कि सुशील कुमार मोदी जो है वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ ज़्यादा काम नहीं करेंगे, बीजेपी को बढ़ाने के काम में शायद वो सक्सेसफुल ना हो। इसीलिए सुशील मोदी को बिहार की सरकार से दूर किया गया। वो एक काबिल नेता हैं, वो एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो एक काबिल गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। जीएसटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होना, बिहार का वित्त मंत्री रहना, 15 साल तक उप मुख्यमंत्री रहना, इसके अलावा लालू राज के जो घोटाले खोले उनमें भी सुशील मोदी का रोल रहा है। कागज़ पढ़ी लिखा पढ़ी वाले आदमी हैं। ऐसे में बीजेपी उनको बिहार से निकाल कर दिल्ली ला रही है। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट पे जैसे कि चर्चा है, उनको यहाँ पर मंत्री पद दिया जा सकता है। इस बहाने से भारतीय जनता पार्टी दरअसल बिहार में अपना दायरा बढ़ाना चाहती है। एक ऐसी टीम वहाँ खड़ी कर रही है नीतीश कुमार के आसपास, जो नीतीश कुमार और जेडीयू को प्रशासन चलाने में आसानी ना महसूस होने दे, उनके लिए चैलेंजेस पैदा करे। तो जब दो घटक साथी शपथ ग्रहण के पहले आपस में तनाव में दिखते हैं, नीतीश कुमार का ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के आग्रह पर बना, सुशील मोदी को सरकार से अलग कर दिया जाना, बीजेपी के संजय जायसवाल जाके अपनी लिस्ट अलग से गवर्नर को देते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं देते कि कौन कौन बीजेपी के मंत्री होंगे। तो ये दिखाता है कि बीजेपी अपना दायरा बढ़ा रही है। बीजेपी अब जेडीयू के अंदर रहकर छोटी पार्टी बनकर नहीं रहना चाहती, वो बड़ी पार्टी बनकर रहना चाहती है, भले ही सबसे बड़ी कुर्सी उसके पास नहीं हो। और इस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ अपनी सरकार को चलाना 5 साल तक आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार एक खुददार नेता हैं। वो अपनी खुददारी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं लगता है। इन हालात में जब नीतीश कुमार पैर पसारेंगे तो बीजेपी के स्थानीय लीडर्स के साथ उनकी टसल हो सकती है, उनका टकराव हो सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भले ही मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई आज तक की खत्म हो गई है, लेकिन आज से एक नया अध्याय बिहार में शुरू हो गया है कि अब ये सरकार कितना दिन चलेगी। क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी ऑप्शन है, वो पलटी मारते रहे हैं, वो आरजेडी के पास गए थे। नीतीश कुमार अपने तमाम विधायकों को लेकर अगर चले जाते हैं विपक्षी खेमे में, तो वो वहाँ सरकार बन सकती है। और ऐसे में बीजेपी अगर उनको ज़्यादा तंग करेगी तो नीतीश कुमार के पास वो ऑप्शन खुला हुआ है। इसी तरीके से बीजेपी भी चाहेगी कि भाई अभी तो आप छोटी पार्टी, हमने आपको मुख्यमंत्री बना लिया, हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए। तमाम नेता इस तरह की बातें कहते रहे बीजेपी के, चाहे वो अजीत चौधरी हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, कि बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री के बारे में सोचना चाहिए। तो जब इस तरह की बयान आएंगे, इस तरह की टसल होगी, तो ये जो 26 साल पुरानी दोस्ती है, 25 साल पुरानी दोस्ती है, मुझे लगता नहीं कि बहुत लंबी टिक पाएगी। इन हालात में लगता है कि ये सरकार क्या वाकई में 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी। और सबसे खास बात ये कि जिन अमित शाह ने इस पूरे चुनाव प्रचार से अपने आप को बिहार से दूर रखा, वो गृह मंत्री अमित शाह आज शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे हैं। उन अमित शाह को लेकर नीतीश कुमार के मन में बहुत से संशय हैं, बहुत से सवाल हैं। नीतीश कुमार के करीबियों ने बात कई लोगों से कही है पत्रकार सर्कल में कि जो चिराग पासवान का फैक्टर खड़ा हुआ, वो दरअसल अमित शाह की स्ट्रेटेजी थी कि जेडीयू को समेट दिया जाए, जेडीयू को एक दायरे में बांध दिया जाए। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार को लगता है कि अमित शाह ने उनकी पार्टी की ये गद कर दी है, ऐसे में अमित शाह का शपथ ग्रहण के दिन वहाँ पहुँच जाना, या आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के कलेजे पर कैसे सांप लौट रहे होंगे, कैसे वो मुश्किलों में खड़े होंगे। तो इन परिस्थितियों में जब बीजेपी अपना विकराल रूप दिखा रही है, बीजेपी जब अपना विशाल रूप दिखाकर सरकार में अपनी से रखना चाहती है प्रशासन में, तो आप मान सकते हैं कि नीतीश बाबू के लिए
सुशासन बाबू के लिए अगले 5 साल बीती 6 बार की मुख्यमंत्री के टर्म से सबसे कठिन टर्म होने वाले हैं। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।